ओहो, 8 बज गए। चल साधना, जल्दी से खाने की व्यवस्था कर। देवर जी और विनय जी को ऑफिस जाने को देर हो रहा है। साधना खाने में भिंडी की सब्जी, पालक के पकौड़े, चिकन करी और चावल बना रही थी और साथ में दूसरे एक चूल्हे पर वो चाय बना रही थी। तभी रसोई में साधना की नंद जानकी आती है। भाभी, चाय नाश्ते की व्यवस्था हो गई? हाँ जानकी, हो गई। तभी दोनों चाय और असली घी के पराठे लेकर घर के लिविंग रूम में आते हैं। तो वहीं बाहर साधना के सास ससुर हरीश, उर्मिला, पति विनय, देवर अभय और बूढ़ी दादी सास मालती ये सब बैठे थे। साधना के ससुराल वाले काफी अमीर हैं। अरे वाह, आज नाश्ते में असली घी के पराठे हैं। सच में हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें साधना जैसी संस्कारी बहू मिली, जो रोज रोज हमें अपने हाथों से बढ़िया स्वादिष्ट पकवान बनाकर खिलाती है। साधना, हमारी टिफिन बने कि नहीं? हाँ, तैयार ही है टिफिन, मैं लेकर आती हूँ। थोड़े समय बाद साधना रसोई से 2 टिफिन लेकर आती है और एक टिफिन विनय को देती है। तो विनय टिफिन और बैग लेकर वहां से चला जाता है। विनय एक कंपनी में नौकरी करता है। तभी साधना अभय के पास दूसरा टिफिन लेकर आती है। अभय अपने कमरे में बैग में अपने ऑफिस का सामान रख रहा था। देवर जी, ये लीजिए आपका टिफिन। आहा, कितनी अच्छी महक आ रही है खाने की। लगता है आज भी आपने बढ़िया खाना टिफिन में पैक किया है भाभी। मेरे प्यारे देवर जी के लिए बढ़िया और स्वादिष्ट खाना ही बनेगा ना। भाभी, अगर आप ना होती तो मेरा क्या होता? कौन मुझे रोज रोज टिफिन में स्वादिष्ट पकवान बना कर देता? बस मैंने तो डिसाइड कर लिया है कि मैं आपकी तरह एक संस्कारी लड़की से शादी करूंगा, जिसमें आप ही की तरह के सारे गुण हों। अपनी उस प्यारी देवरानी का तो मुझे भी बेसब्री से इंतजार है। वैसे देवर जी, आप किसी लड़की से प्यार करते हो? आपने देखा किसी लड़की को? नहीं भाभी, आप ही मेरे लिए कोई बढ़िया सी लड़की ढूंढिए। अरे नहीं नहीं, ये काम तो माता पिता का होता है। पर कोई नहीं, रात के खाने पर जब सब साथ में होंगे ना, तो मैं बात करूंगी सबसे आपकी शादी के बारे में। थैंक्स भाभी, आप जैसी प्यारी भाभी हर देवर की हो। अभय भी अपने काम पर चला जाता है। अभय एक दूसरी कंपनी में नौकरी करता है। दोपहर के समय अभय अपने ऑफिस के कुछ कर्मचारियों के साथ बैठा रोज की तरह टिफिन खा रहा था। ओहो, लगता है आज भी तेरी भाभी ने बढ़िया स्वादिष्ट खाना भेजा है अभय। अभय टिफिन खोलकर देखता है तो उसमें भिंडी की सब्जी, पालक के पकौड़े, चिकन करी और चावल थे। अरे भाई अभय, आज भी तुझे हम सबके साथ अपना टिफिन शेयर करना होगा। तभी रोज की तरह सब अभय के टिफिन से खाना खाने लगते हैं। साधना बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती थी। इधर विनय भी अपने ऑफिस में अपने साथ के कर्मचारियों के साथ बैठा टिफिन खा रहा था और वहां भी सब उसके टिफिन से खाना खा रहे थे। ये साधना भी ना, यहाँ सब उसके स्वादिष्ट खाने के दीवाने बन गए। रात का समय, सब घर में बैठे साधना के हाथ बने स्वादिष्ट पकवान खा रहे थे। माँ जी, मुझे लगता है अब इस घर में मेरी देवरानी को लाने का समय आ चुका है। हाँ, बात तो तूने ठीक कही बहू, पर तेरी तरह संस्कारी लड़की दूसरी कहाँ मिलेगी हमें। अरे दादी माँ, मेरी उस पत्नी को कैसे भी होने दीजिए, पर जब वो यहाँ आकर भाभी की संगत में रहेगी ना, तो उसके अंदर भाभी की तरह अच्छे संस्कार खुद ही आ जाएंगे। फिर क्या था, कुछ ही दिनों बाद सब अभय के लिए एक अमीर मॉडर्न लड़की इशिता को ढूंढ लेते हैं और अभय की शादी इशिता से करवा देते हैं। शादी के दूसरे दिन सवेरे साधना रोज की तरह सवेरे 6 बजे उठकर पहले सफाई करती है, फिर पूजा करके सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था करने में लग जाती है। सवेरे के 8 बजे ये लो, ये इशिता अब तक सो रही है। अभय इशिता के पास आकर उसे जगाने लगता है। इशिता अपने बेड पर मजे से सो रही थी। इशिता उठो, 8 बज गए। सोने दीजिए ना माँ, अभी तो रात ही है ना। रात है? अरे इशिता उठो, यहाँ इतनी देर तक नहीं सोते, उठो। तभी वहां साधना आती है। क्या हुआ देवर जी? भाभी देखिए ना, ये इशिता उठ ही नहीं रही है। मैं कब से इसे जगाने की कोशिश कर रहा हूँ। कोई बात नहीं, बेचारी शादी की भाग दौड़ में थक गई होगी, इसे आराम करने दीजिए। मैंने आपका टिफिन और चाय नाश्ता बना दिया है। तभी दोनों बाहर सबके पास आते हैं। तभी विनय को अपनी मोबाइल पर कंपनी के बॉस का कॉल आता है। विनय कॉल रिसीव करता है तो उसका बॉस अपने घर में था। जी बॉस, बोलिए। विनय, मैंने तुम्हारा ट्रांसफर उदयपुर शहर की अपनी कंपनी में कर दिया है, तो तुम कल ही उदयपुर शहर के लिए निकल जाओ। पर सर, ऐसे अचानक कैसे? मैं समझता हूं तुम्हारी बात, पर क्या है ना, मुझे अर्जेंट वहां एक मैनेजर चाहिए। तुम्हारी सैलरी भी डबल हो जाएगी और तुम्हें कंपनी की ओर से अच्छे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। बस 1 साल की बात है, उसके बाद मैं तुम्हें यहां बुला लूंगा। तो देर मत करो और आज ही उदयपुर शहर के लिए निकल जाओ। बॉस कॉल कट कर देता है। तभी विनय सबको सारी बात बताता है। और मुझे आज ही उदयपुर शिफ्ट होना है। अरे पर ऐसे अचानक कैसे? नहीं नहीं, तू कहीं नहीं जाएगा। तू अपने बॉस को कहकर ये ट्रांसफर कैंसिल करवा दे। माँ,
बॉस को ऐसे न कहना ठीक नहीं होता। भाई की नौकरी का सवाल है और इनफैक्ट हमें तो खुश होना चाहिए। भाई की सैलरी डबल हो गई, उन्हें कंपनी की ओर से प्रमोशन भी मिलेंगे। जी माँ, बस 1 साल की तो बात है। जैसे वहां नया मैनेजर आ जाएगा मैं यहाँ चला आऊंगा। ठीक है बेटा, फिर तू बहू को भी अपने साथ ले जा। बहू वहां तेरा अच्छे से ख्याल रखेगी। तभी दोनों तैयारी में लग जाते हैं। 10 बजने को आए थे तभी इशिता मॉडर्न साड़ी में अच्छे से मेकअप से बाहर आती है। इशिता बहू, ये कोई समय है नींद से जागने का? हम सब सवेरे 6 बजे से नींद के जागे हैं। माँ जी, मुझे इतनी सवेरे नहीं उठा जाता। मैं अपने मायके में भी 10-11 बजे ही उठती हूँ। पर यहाँ ऐसा नहीं चलेगा। यहाँ तुझे सवेरे जल्दी उठकर अपने पति के लिए टिफिन बनाना होगा और हम सब के लिए चाय नाश्ता, समझी तू? जी माँ जी। अरे बाप रे, ये माँ जी तो टीवी सीरियल की तरह खतरनाक सास है। तभी साधना वहां आती है और इशिता को सारी बात बताती है। इशिता, तू यहाँ सबका अच्छे से ध्यान रखना और देवर जी को हमेशा अपने हाथ का बना खाना घर का ही देना, क्योंकि बाहर का खाना खाने से देवर जी और ससुर जी की तबीयत खराब हो जाती है। शाम का समय अभय इशिता सबसे मिलकर उदयपुर शहर चले जाते हैं। रात का समय जानकी और इशिता दोनों रसोई में थे। जानकी को भी खाना बनाना बहुत अच्छे से आता था। भाभी, आज से मैं दोपहर के और रात के खाने में आपकी सहायता करूंगी। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। वैसे भी मुझे कहाँ आता है खाना बनाना। क्या बनाए भाभी खाने में? तुम बना लो कुछ अच्छा सा। तभी दोनों खाना बनाने में लग जाते हैं। अब इशिता को खाना बनाना, घर संसार, इन सब बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। अगले दिन सवेरे के 7 बजे उर्मिला इशिता को जगाती है। इशिता बहू, साधना बहू बिना किसी के जगाए रोज सवेरे 6 बजे उठ जाती थी और एक तू है जिसे आकर उठाना पड़ता है। अब रसोई में जाकर अभय के लिए टिफिन बना और सबके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था कर। इधर साधना शहर में अपने नए घर में रसोई में थी। साधना ने आलू के पराठे, बैगन का भरता और सूजी का हलवा, इतना सब विनय के टिफिन के लिए बना लिया था। चलो, इनका टिफिन तो तैयार हो गया, अब इन्हें जाकर जगा देती हूँ। इधर इशिता रसोई में खड़ी थी। अब कैसे बनाऊं मैं अभी जी के लिए टिफिन? मुझे तो खाना बनाना आता ही नहीं है। इशिता रसोई में परेशान खड़ी थी। तभी उसकी नजर खिड़की से बाहर एक ठेले वाले पर पड़ती है, जहाँ ठेले पर कई सारी किस्म के पकवान चीजें बिक रही थी। उस ठेले का नाम मिनी ढाबा था। अरे वाह, एक काम करती हूँ, उस ठेले वाले के पास से खाना लेकर आती हूँ और अभी वही अभय जी को टिफिन में बांध कर दे देती हूँ। इशिता रसोई से बाहर आती है तो बाहर कोई नहीं था, सब अपने अपने कमरों में थे। तभी वो घर से बाहर उस ठेले के पास आती है, जहाँ कई सारे लोग खड़े पाव भाजी, इडली, डोसा, सांभर, मूंग ब्रेड वड़ा, नूडल्स, राइस, दाल पापड़ी, मिक्स्ड, ये सब खा रहे थे। अरे वाह, यहाँ तो कितना कुछ है। ये ठेले वाला भोला इस इलाके में रोज अपना ठेला लगाता है। तभी इशिता उसके पास आकर उसके ठेले के सारे पकवान देखती है। यहाँ तो कितना कुछ है। भैया जी, मुझे मटर पनीर करी, दाल रोटी और पाव भाजी दे दीजिए। जी मैम साहब, अभी देता हूँ। है छोटू? जी उस्ताद। मैडम जी ने जितना ऑर्डर दिया है जल्दी से उन्हें सारा खाना पैक करके दे दे। तभी छोटू चिंटू सारा खाना पैक करने लगता है। भैया जी, आप रोज यहाँ ठेला लगाते हो? जी मैम साहब, सवेरे के 5 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक आपको मेरा ठेला यहीं पे मिलेगा। चलो अच्छा है, मैं रोज इसी ठेले वाले के पास से अभय जी के लिए टिफिन का खाना ले लिया करूंगी। मैडम जी, आपका खाना। थैंक यू छोटू, तुम बहुत स्वीट हो। इशिता खाना लेकर वहाँ से चली जाती है। मैडम जी ने मुझे स्वीट बोला, इसका मतलब मैं शाहरुख खान की तरह हैंडसम हूँ। चल काम पे ध्यान दे छोटू। इधर इशिता घर के दरवाजे के बाहर खड़ी घर के अंदर देख रही थी। अरे वाह, अंदर तो कोई नहीं है। तभी इशिता झट से रसोई में जाती है और ठेले से लाया वो सारा खाना टिफिन में डाल देती है। चलो, अब सबके लिए चाय पराठे बना देती हूँ, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तभी इशिता चाय पराठे बनाने में लग जाती है। थोड़े समय बाद सब खाने की टेबल पर बैठे थे और सामने इशिता के बनाए आधे जले आधे कच्चे पराठे और चाय पराठे खा रहे थे। इशिता बहू, ये कैसे पराठे बनाए हैं तूने? ये तो आधे जले हुए हैं। वो गलती से थोड़े जल गए दादी सा पराठे। तभी सब जैसे ही चाय का पहला घूंट लेते हैं तो मालती चाय मुंह से बाहर फेंक देती है। छी, ये कैसी कड़वी चाय बनाई है तूने बहू। ये चाय है या जहर का पानी? कितनी कड़वी चाय है ये। चाय बहुत ही कड़वी थी। जब चाय इशिता ने इतनी कड़वी बनाई है तो पता नहीं इसने मेरे लिए टिफिन कैसा बनाया होगा।
इधर साधना विनय अपने घर में बैठे चाय पराठे खा रहे थे। साधना, क्या बढ़िया चाय बनाती हो तुम। मन करता है कि 10-12 कप चाय पी जाऊं मैं। पता नहीं वहाँ घर पर क्या हो रहा होगा। इशिता सबका ध्यान सही से रख पा रही होगी या नहीं। वहां सब ठीक होगा साधना, तुम चिंता मत करो। इधर इशिता टिफिन लाकर अभय को देती है। इशिता बहू, आज चाय पराठे बनाने में तुझसे गलती हो गई, पर याद रहे अगली बार ऐसा नहीं होना चाहिए। जी माँ जी, मुझे चाय पराठे बनाना अच्छे से सीख लेना होगा। इशिता घर के काम में लग जाती है। दोपहर का समय, अब दोपहर और रात का खाना जानकी बना रही थी और इशिता केवल उसकी सहायता कर रही थी। दोपहर का समय, अभय ऑफिस से सभी कर्मचारियों के साथ बैठा था। अरे अभय, आज क्या लाए हो टिफिन में? आज भी तुम्हारी भाभी ने बढ़िया स्वादिष्ट खाना बनाया होगा। अरे नहीं नहीं, आज का टिफिन मेरी भाभी ने नहीं, मेरी पत्नी ने बनाया है। तभी अभय टिफिन खोलता है तो उसमें ठेले के मटर पनीर, कढ़ी, दाल, रोटी और साथ में पाव भाजी ये सब थे। अरे ये कैसा खाना बनाया है इशिता ने? अरे ये क्या अभय, ऐसे लग रहा है तू घर से नहीं किसी ठेले से खाना लेकर आया है। ये तो ठेले का खाना लग रहा है। हाँ, ये सब चीजें तो बाहर ठेले पर मिलती हैं। अरे नहीं नहीं अजीत भाई, ये खाना ठेले का नहीं, ये मेरी पत्नी इशिता ने बनाया है। ओह अच्छा अच्छा, लगता है तुम्हारी पत्नी सब खाना बनाने में माहिर है। सही है भाई, बाहर से ये चीजें खरीद कर खाने से अच्छा घर पर ये सारी चीजें बनाकर खा लो। तभी सब टिफिन खाने लगते हैं तो अभय को खाने का स्वाद बड़ा अटपटा सा लगता है। ये कैसी पाव भाजी और कड़ी है, इसमें तो जरा भी स्वाद नहीं है। अब इस कम स्वादिष्ट ठेले के खाने को कोई नहीं खा रहा था। अरे इनमें तो न स्वाद है न नमक मिर्च, तू ही खा ले ये अभय। फिर क्या था, अभय मजबूरन वो सारा खाना खा लेता है। रात का समय, अभय घर आता है। इशिता, तुमने कैसा अजीब सा खाना बना कर दिया था मुझे टिफिन में। उस खाने में न स्वाद था न नमक मिर्च। पर मैंने तो अच्छा बनाया था खाना। अरे काय का अच्छा, इतना बेस्वाद खाना था कि खाया ही नहीं जा रहा था। जबरदस्ती खाना पड़ा मुझे। इशिता बहू, ये सब क्या है? तुझे खाना भी बनाना नहीं आता क्या? माँ जी, शायद गलती से नमक मिर्च कम ज्यादा हो गया होगा, पर मैं अगली बार से ध्यान रखूंगी। अभय कमरे में चला जाता है। अगले दिन सवेरे के 7 बजे इशिता भोला ठेले वाले के पास आती है। भैया जी, आप कैसा खाना दे रहे हो मुझे? कल आपके खाने में जरा भी स्वाद नहीं था, नमक मिर्च सब कुछ कम था। ओफो, माफ करना मैडम जी, वो कल मेरी तबीयत जरा ठीक नहीं थी, इसलिए शायद खाने में स्वाद नहीं आया होगा। पर आप बेफिक्र रहिएगा, आज का खाना बहुत ही स्वादिष्ट है। अच्छा, मुझे राजमा चावल, कड़ी और रोटी दे दीजिए। भोला ये सब खाना पैक करने लगता है। तभी दूर सामने से इशिता का ससुर हरीश आ रहा था। अरे बाप रे, ससुर जी। तभी इशिता नीचे बैठ जाती है और चिंटू को गले लगा लेती है। अरे मैडम जी। छोटू, तू कितना अच्छा खाना बनाता है। अरे मैडम जी, खाना ये छोटू नहीं, मैं बनाता हूँ, ये तो मेरा नौकर है। तभी हरीश वहां से घर की ओर चला जाता है। उसने इशिता को नहीं देखा था। तभी इशिता छोटू को छोड़ देती है। कितना मजा आ रहा था मैडम जी के गले लगकर। काश कि थोड़ी देर और मुझे ये गले से लगा कर रखती। ये लीजिए मैडम जी आपका खाना। इशिता खाना लेकर वहां से चली जाती है। हाय, कितनी अच्छी है ये मैम साहब। इधर इशिता वो खाना लाकर टिफिन में रख देती है और वो टिफिन अभय को दे देती है। दोपहर का समय, अभय टिफिन खोलकर देखता है। अरे वाह, राजमा चावल, कढ़ी, दाल। अबे वो खाना खाने लगता है तो उसे आज का खाना अच्छा लगता है। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे। इशिता रोज उस ठेले वाले से खाना लाने लगी और वो खाना टिफिन में अभय को देने लगी और अभय रोज ऑफिस में वो खाना खाने लगा। और इधर साधना रोज रोज अपने पति को अपने हाथ का बना घर का स्वादिष्ट खाना टिफिन में देने लगी। अब एक दिन बाहर का खाना खा खाकर अभय की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। उसे पेट में एक अजीब सी बीमारी हो जाती है। एक शाम अभय हॉस्पिटल में एडमिट था और सब उसके पास खड़े थे। डॉक्टर साहब, क्या हुआ मेरे बेटे को? अचानक इसके सीने में इतना दर्द कैसे हुआ? अभय को दिल का दौरा पड़ने वाला था। वो तो अच्छा हुआ कि आप समय रहते उन्हें हॉस्पिटल लेकर आ गए। क्या? दिल का दौरा? अभय की तबीयत इस समय काफी क्रिटिकल है। इसके लिवर पर काफी सूजन आ चुकी है और इनकी एसिडिटी भी काफी हद तक बढ़ चुकी है। तो अभय को पिछले 10 दिनों तक हॉस्पिटल में ही एडमिट रखना होगा। अगर अभय का इलाज ठीक से नहीं हुआ तो इनकी जान भी जा सकती है। नहीं नहीं, मेरे बच्चे को कुछ नहीं होगा। विनय साधना भी वहां आ पहुंचे थे। पर डॉक्टर साहब, इनकी ऐसी हालत हुई कैसे? ये हद से ज्यादा बाहर के खाने का सेवन करते थे, इसीलिए इनकी ऐसी हालत हुई है। बाहर के खाने का सेवन महीने में 1-2 बार किया जाए तो ठीक है, पर रोज रोज बाहर का खाना सेहत के लिए हानिकारक होता है। क्या देवर जी रोज बाहर का खाना खाते थे?
नहीं भाभी, मैं तो कभी बाहर का खाना खाता ही नहीं था। वो इशिता जो मुझे टिफिन में खाना देती थी वो मैं रोज खाता था। इशिता अभय को रोज टिफिन में जो खाना देती थी अभय खाने के बारे में साधना को बताता है। ये सारे पकवान तो बाहर ठेले पर बिकते हैं। इशिता, तुम बाहर का ठेले का खाना लेकर आती थी? नहीं नहीं जेठानी जी, मैं तो रोज अपने हाथों से अभय जी के लिए खाना बनाती थी। फिर देवर जी की ऐसी हालत कैसे हुई? फिर ऐसा डॉक्टर क्यों कह रहे हैं कि ये रोज बाहर के खाने का सेवन करती थी? अब मुझे क्या पता जेठानी जी, शायद ये बाहर जाकर किसी ठेले से खाते होंगे खाना। देवर जी को डॉक्टर ने खुद बाहर का खाना खाने से मना किया है और देवर जी कभी बाहर का खाना नहीं खाते। आप तो ऐसे सवाल किए जा रही हो मुझसे जैसे मैं रोज अभय जी को बाहर का खाना खिलाती थी। जेठानी जी, मैं अभय जी की पत्नी हूँ। आपसे ज्यादा मुझे अभय जी की सेहत की चिंता है, समझिए आप। इशिता वहां से चली जाती है। थोड़े समय बाद उर्मिला, मैं और विनय अभय के पास रुकते हैं, तुम सब घर जाओ और आराम करो। तभी इशिता, साधना, उर्मिला और जानकी ये चारों घर चले जाते हैं। चारों घर से थोड़ी दूरी पर सड़क से पैदल चलते हुए आ रहे थे। तभी सब उस ठेले वाले भोला के पास आते हैं। अरे मैडम जी, कैसी हो आप? आज आप खाना लेने नहीं आए मेरे ठेले पर? ये सुनकर इशिता घबरा जाती है और बाकी सब दंग रह जाते हैं। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैं भला क्यों तुम्हारे पास खाना लेने आऊंगी? अरे क्यों मजाक कर रही हो मैडम जी? रोज सवेरे 7 बजे तो आप मुझसे इतना सारा खाना लेकर जाती थी। क्या ये रोज तुम्हारे पास से खाना लेकर जाती थी? हाँ, ये मैम साहब रोज मुझसे दाल चावल सब्जी पाव भाजी राजमा और भी बहुत कुछ लेकर जाती हैं। अरे इस ठेले वाले की तो। अच्छा, तो देवर जी के टिफिन में रोज रोज वो खाना इस ठेले का जाता था? जेठानी जी, वो तुम्हें पता था कि तुम्हारे पति के लिए बाहर का खाना जहर है, फिर भी तुम रोज देवर जी को बाहर का खाना देती थी। अगर देवर जी को कुछ हो जाता तो? मुझे खाना बनाना नहीं आता इसीलिए मैं रोज यहाँ से खाना लेकर जाती थी अरे तो सीख लेती तुम। औरत के लिए खाना बनाना सीखना कौन सा मुश्किल काम है। जब इसे अपने पति की ही जान की परवाह नहीं है तो इसे हमारी क्या ही परवाह होगी। तभी इशिता फूट फूट कर रोने लगती है। अगर भगवान न करे